जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर की थीम हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम ओवरव्यू देखेंगे इस पूरे चैप्टर का। A political party is a group of people who come together to contest elections। अब सबसे पहली बात हम पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? अब पॉलिटिकल पार्टी वही जो हमें पॉलिटिक्स में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है, वो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल, यानी लोगों का ऐसा ग्रुप जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं जीतने के लिए, पावर गेन करने के लिए जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को हम पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। होल्ड सिमिलर पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज। अब एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसके सभी मेंबर्स की आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी होती है। सभी लोगों का जो आइडिया है, जो पॉलिसीज बनाने का तरीका है, हर एक पर्सन का, हर एक मेंबर का जो सोचने का तरीका है, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एक पॉलिटिकल पार्टी में। यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, तो उसके जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम आइडियोलॉजी से बिलोंग करेंगे, उनके सोचने का तरीका, उनकी वे ऑफ थिंकिंग एक जैसी होगी। एम टू गेन पावर एंड रन द गवर्नमेंट। अब इनका एम क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का, कि इन्हें क्या करना है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, इलेक्शंस में जीतना है और उसके बाद अपनी गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है। पावर चाहिए होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, और ये कैसे मिलती है, यानी पावर कैसे मिलती है, गवर्नमेंट कैसे बना पाते हैं, जब वोटर्स इन्हें सपोर्ट करेंगे। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं जो वोट दे रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। अब पहली बात, पॉलिटिकल पार्टी क्या है ये क्लियर है। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो पॉलिटिकल पावर गेन करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते हैं, और ऐसा ग्रुप जहां पे सभी मेंबर्स की आइडियोलॉजी सेम होगी, साथ ही साथ वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करते हैं जीतने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो ग्रुप जो है उसे हम पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। A party tries to persuade people that its policies are better than others। अब एक पार्टी क्या करती है, जब किसी भी पार्टी को इलेक्शंस में जीतना है तो वो पार्टी क्या करेगी, उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लोगों को परसुएट करने की कोशिश करेंगे, यानी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लोगों को ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग दूसरी पार्टी से बेटर हैं, हमारी आइडियोलॉजी ज्यादा सही है, हम आपके फेवर में काम करेंगे, अगर आप हमें चूज करोगे, अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके फेवर में सारी पॉलिसीज बनाएंगे। हम वोटर्स के लिए डिफरेंट जो पॉलिसीज है, डिफरेंट जो लॉज हैं वो बनाएंगे। अपने गवर्नमेंट जो है वो बनाने के बाद हम देश का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस टाइप के प्रॉमिसेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जीतने के लिए और पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि मेनली हमें पॉलिटिकल पार्टी में क्या सब देखने को मिलता है। अब पॉलिटिकल पार्टी हैज थ्री पार्ट्स होते हैं, यानी थ्री कंपोनेंट्स हैं इसके। सबसे पहले लीडर्स। पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, यानी कि जो टॉप मोस्ट रैंक के होते हैं, जो उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो सारे डिसीजंस लेते हैं उस पार्टी के बेस पे, वो होते हैं लीडर्स। सेकंड, एक्टिव मेंबर्स, जो उस पार्टी के लिए काम करते हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो वोटर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो है एक्टिव मेंबर्स। देन फॉलोअर्स, यानी सपोर्टर्स, मतलब हम वोटर्स जो उन्हें वोट दे रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी के तीन कंपोनेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीतना है और अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी गवर्नमेंट बनानी है, तो ये तीन कंपोनेंट्स होने बहुत जरूरी हैं। पहली बात, लीडर कौन है वो चूज करना है, यानी डिसीजन मेकर्स जो है वो चूज करने पड़ते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। जो उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेंगे, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड होंगे, वो लीडर्स कहलाए जाएंगे। फिर एक्टिव मेंबर्स, जो उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, वो एक्टिव मेंबर्स होंगे। और फिर फॉलोअर्स, जो उन्हें वोट दे रहे हैं, यानी कि हम वोटर्स, हम भी इसके थर्ड कंपोनेंट हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जिनकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाती है। नाउ व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए क्यों? हमने आज की वीडियो में भी क्या डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें,
जिन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है वो पॉलिटिकल पार्टी है। अब पॉलिटिकल पार्टी के मेन कंपोनेंट्स क्या है वो हमने डिस्कस किए, लेकिन अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या है, क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, तो इसी के बारे में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज का जो आपको इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया है। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। अब हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है, हमें क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहली बात, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज और जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तभी जाके पूरा सिस्टम काम कर पाता है, तभी जाके एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल पाता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज हमें क्यों चाहिए, क्या जरूरत है पॉलिटिकल पार्टीज की, वो हम आज की वीडियो में डिटेल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टू कंटेस्ट इलेक्शंस। इलेक्शंस बिकम ऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ पार्टीज। अब जब इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं। अब हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी के कैंडिडेट को हम वोट देते हैं और तब जाके वो पॉलिटिकल पार्टी पावर गेन करती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तब जाके हमारी कंट्री का सिस्टम चल पाता है, एडमिनिस्ट्रेशन चल पाता है। हमारी कंट्री का पूरा सिस्टम तभी चल पाता है जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो हम इलेक्शंस में किसको वोट देंगे। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है। पॉलिटिकल पार्टीज ही इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं। To put forward policies and programs, voters can choose parties whose ideas they like. अब डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिफरेंट आइडियोलॉजी पे बेस्ड होती हैं, सभी की वे ऑफ थिंकिंग अलग है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनकी अलग आइडियोलॉजी है, वो डिफरेंट आइडियोलॉजीज पर बेस्ड अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाते हैं और उन्हीं आइडियोलॉजी पर बेस्ड वो अपने डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाते हैं और डिफरेंट पीपल के, डिफरेंट ग्रुप्स के फेवर में अपने प्रोमिसेस करते हैं, डिफरेंट लोगों की जो डिमांड्स हैं उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करते हैं अपनी आइडियोलॉजी पर बेस्ड। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर बेस्ड यानी कि अपनी वे ऑफ थिंकिंग पर बेस्ड डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाती है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के काम करने का तरीका अलग होता है। तो अब वोटर्स पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी लगती है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उन्हें ज्यादा अट्रैक्ट करती है, किस पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वोटर्स की नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को वोटर्स वोट देते हैं। तो वोटर्स क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके फेवर में डिसीजंस ले सकती है, उनके फेवर में आउटकम्स की डिमांड करती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जिस वोटर के फेवर में जो पॉलिसीज हैं वो बनाती है, वो वोटर्स उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। यानी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती हैं, तो वोटर्स क्या करते हैं, जिस पॉलिटिकल पार्टी का काम करने का तरीका वोटर्स को पसंद होता है उस पॉलिटिकल पार्टी को वोटर्स वोट करते हैं। थर्ड, टू मेक लॉज। Laws are debated and passed in the legislature by the party members. अब लॉज बनाने का काम भी क्या होता है, लेजिस्लेचर का होता है। लेजिस्लेचर जो बिल्स वगैरह होते हैं उन्हें पास करते हैं, तब जाके लॉ बनते हैं, पॉलिसीज बनती हैं। अब ये लॉज पॉलिसीज बनाने का काम लेजिस्लेचर का है। लेजिस्लेचर्स में कौन होते हैं, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स, एमपीज एमएलएस जो होते हैं उन्हीं का काम होता है लॉ बनाने का। तो ये जो लॉ बन रहे हैं कंट्री में, जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, जो सारे सिटीजन्स को राइट्स दे रहे हैं, जो सभी के राइट्स की डिमांड करते हैं, सभी की डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हैं, जो सारी पॉलिसीज, वो सब कौन बना रहे हैं, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स। तो इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी हैं, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉ बनाती हैं, ऐसे लॉ जो पूरी कंट्री को गवर्न कर रहे हैं। फोर्थ, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। पार्टीज टेक डिसीजंस, implement policies and run administration। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी इलेक्शंस में वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, सरकार बनाती है। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करेगी, जब गवर्नमेंट बनाएगी तब वही पॉलिटिकल पार्टी, उसी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कंट्री के बिहाफ पे डिसीजंस लें, कंट्री को संभालें, देश के विकास की बात रखें, कंट्री का डेवलपमेंट करवाएं। तो वो उसी गवर्नमेंट या कह लो उसी पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सभी सिटीजन्स के बारे में सोचे,
गवर्नमेंट जो है उसका काम होता है कि कंट्री को प्रमोट करे, कंट्री का डेवलपमेंट करवाए, साथ ही साथ जो भी पॉलिसीज वगैरह हैं वो सब बनाए जिससे कि सभी लोगों का, स्पेशली जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो बैकवर्ड पीपल हैं, उनका भला हो पाए, उनका अपलिफ्टमेंट हम लोग कर पाए। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्री कैसे चलेगी, पूरा सिस्टम यानी लॉज पॉलिसीज कैसी बननी है, वो सारे जो लॉज एंड पॉलिसीज हैं वो सब कौन बनाते हैं, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कब बनती है, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स मिलती हैं इलेक्शंस में, तो पॉलिटिकल पार्टी ही गवर्नमेंट बनाती है और सरकार चलाती है, यानी कि यही पॉलिटिकल पार्टीज पूरा देश चलाती हैं। टू प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, पार्टीज दैट लूज इलेक्शंस फॉर्म द अपोजिशन। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में हार जाती हैं वो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन बनाती हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अपोज में ये अपनी सारी बातें रखती हैं। जो रूलिंग पार्टी है वो किस टाइप से अपना काम कर रही है, क्या रूलिंग पार्टी सही से काम कर रही है, सही लॉज एंड पॉलिसीज बना रही है कि नहीं बना रही, ये सब देखना किसका काम होता है, अपोजिशन पार्टी का। और जहां रूलिंग पार्टी कुछ गलत करती है या गलत डिसीजंस लेती है तो रूलिंग पार्टी को रोकने का काम भी अपोजिशन पार्टी का ही होता है। इसीलिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलिंग पार्टी है उतनी ही इंपॉर्टेंट अपोजिशन पार्टी भी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। अपोजिशन कीप्स अ चेक ऑन पावर। अब जो रूलिंग पार्टी है, अगर रूलिंग पार्टी के पावर पे हम लोग चेक नहीं लगाएंगे, यानी कि रूलिंग पार्टी को देखने वाला, उस पे नजर रखने वाला कोई नहीं होगा, तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, अथॉरिटेटिव हो जाएगी, अपनी मर्जी से सारे काम करेगी, कैसे भी लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है। जो रूलिंग पार्टी है वो गलत डिसीजंस भी ले सकती है अगर अपोजिशन पार्टी ना हो तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है, जो रूलिंग पार्टी के गलत डिसीजंस हैं उसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करती है अपोजिशन पार्टी। और ये अपोजिशन पार्टीज कौन होती हैं, जो इलेक्शंस में हार गई होती हैं। टू लिंक पीपल एंड द गवर्नमेंट, अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, लोगों को यानी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को गवर्नमेंट से जोड़ती हैं। कैसे, जो लोगों के इश्यूज वगैरह हैं उन्हें रेज किया जाता है, उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाता है, तो लोगों के और गवर्नमेंट के बीच में अपने आप एक कनेक्शन बन जाता है, जो कौन बनाते हैं, यही पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉज पॉलिसीज बना रही हैं, यही पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार चला रही है, जो देश चला रही है, देश के विकास के लिए काम कर रही है। एक्सप्रेस प्रॉब्लम्स, गेट देयर डिमांड्स रेज्ड इन गवर्नमेंट। अब ये जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं, यानी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन तक अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज पहुंचाते हैं लोग, और उन इश्यूज को सॉल्व करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज। अगर ये गलत पॉलिसीज बनाएंगी तो इन पे चेक कौन करता है, अपोजिशन पार्टी। लेकिन सही से काम करेंगे तो देश का भी विकास होगा और अपोजिशन पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अगर रूलिंग पार्टी जो है वो गलत काम करती है तब अपोजिशन पार्टी कुछ कर सकती है, लेकिन अगर रूलिंग पार्टी सही से अपना काम कर रही है तब अपोजिशन पार्टी उसकी पावर पे चेक नहीं लगा सकती। तो अब लोग क्या करते हैं, वो पार्टी लीडर्स तक अपनी जो डिमांड्स हैं, अपने जो इश्यूज हैं वो पहुंचाते हैं, जिससे कि उनके इश्यूज को सॉल्व किया जाए। गेट द डिमांड्स रेज्ड इन गवर्नमेंट, अब लोगों की जो डिमांड्स हैं उसके बारे में जब गवर्नमेंट को पता चलता है उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, उन लोगों के लिए, उनकी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अपना काम करेगी। गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाएगी, डिफरेंट स्कीम्स निकालेगी, जिससे कि सभी लोगों का भला हो पाए, सभी लोगों को हम अपलिफ्ट कर पाए, स्पेशली डिसएडवांटेज पीपल को, या कह लो मार्जिनलाइज्ड पीपल जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट बनाता कौन है, यही पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू शेप पब्लिक ओपिनियन बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस, अब पार्लियामेंट में क्या होता है, जब भी कोई लॉ बनाया जाता है तो पार्लियामेंट में उस इश्यू को लेके, उस लॉ को लेके बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं, जिससे कि हम सही फैसले पे आ पाए। जब हम बहुत ज्यादा डिबेट्स डिस्कशंस करते हैं, डिफरेंट जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो साथ में बैठ के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बेस्ट रहता है, क्योंकि हम सभी की राय ले रहे हैं, सभी के ओपिनियन को सुनने के बाद हम सही डिसीजन ले रहे हैं। तो तब जाके जब सभी डिबेट्स एंड डिस्कशंस करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स, तब जाके लॉज एंड पॉलिसीज काफी अच्छी बन पाती हैं, और इन्हीं डिबेट्स एंड डिस्कशंस की वजह से लोगों का जो ओपिनियन है वो भी शेप होता है, यानी कि लोगों को भी पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। गवर्नमेंट ने अगर ऐसे लॉज नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए, वो सब लोगों को पता चलता है। लोगों को ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, तो लोगों का भी एक ओपिनियन डेवलप होने लगता है, लोगों को भी समझ
समझ में आने लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से गवर्नमेंट लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, ये सब हमें पता चलता है। इससे हमारा एक पब्लिक ओपिनियन बनता चले जाता है। अब आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों चाहिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि यही पॉलिटिकल पार्टीज है जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं, जो कैंपेनिंग करती हैं, जो जीतने के बाद गवर्नमेंट बनाती हैं और उसके बाद पूरा देश चलाती हैं। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने का काम भी किसका होता है, इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज का। यही पॉलिटिकल पार्टीज लॉज बनाती है, गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसके बाद देश के विकास के लिए यानी कि कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम करती है। साथ ही साथ जो पार्टीज हार जाती हैं इलेक्शंस में, वो पार्टीज अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती हैं और अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की पावर पे चेक लगाती है, यानी कि रूलिंग पार्टी के जो भी गलत डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट वॉइस रेज करती है अपोजिशन पार्टी। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगा तो जाके बहुत बेहतर लॉज एंड पॉलिसीज बन पाती हैं। साथ ही साथ जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ने का काम करती हैं। लोग क्या करते हैं, अपने इश्यूज बताते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को और यही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, यानी वही लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। पब्लिक ओपिनियन जो है ये भी हमारा शेप होता चले जाता है, यानी कि हम लोगों को डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बारे में पता है, हमें पता चल जाता है कि पार्लियामेंट जो है अगर उसने कोई डिसीजन लिया है सोच समझ के ही लिया होगा, तो ये सब हमें पता चलता है। अब इस टाइप से क्या है कि हमें पता चल रहा है कि कैसे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब हमारे कंट्री में कितनी पार्टीज होनी चाहिए, हमने कोई भी नंबर फिक्स नहीं कर रखा है कि किस कंट्री में कितने नंबर ऑफ पार्टीज होनी चाहिए, ये फिक्स नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नंबर्स में डिफरेंट क्वांटिटीज में पॉलिटिकल पार्टीज अवेलेबल होती हैं। किसी किसी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी होती है, किसी कंट्री में 2 पार्टीज होती हैं और किसी में मल्टीपल पार्टीज होती हैं। तो डिफरेंट क्वांटिटीज में पार्टीज देखने को मिलती हैं हमें डिफरेंट कंट्रीज में। जरूरी नहीं है अगर हमें इंडियन सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए, यानी इंडियन पॉलिटिक्स में अगर हमें मल्टीपल पार्टीज देखने को मिल रही हैं तो जरूरी नहीं है यही सिस्टम हमें यूएसए, चाइना, रशिया और दूसरे कंट्रीज में देखने को मिलेगा। हमें अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलती हैं। डिपेंड करता है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, कैसी पॉपुलेशन वहां पे रह रही है, तो उसके बेसिस पे हर एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, नंबर ऑफ पार्टीज जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं। तो आज हम डिफरेंट पार्टी सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। Types of party systems. First one is one party system. Only one political party is allowed. One party system में क्या होता है, सिर्फ एक ही पार्टी होगी और वही पार्टी बार बार रूल करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे चाइना में बस नाम के लिए इलेक्शंस होते हैं लेकिन एक ही पार्टी है, वही पार्टी बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करती है, वही पार्टी बार बार इलेक्ट होकर आती है और उसके बाद चाइना को गवर्न करती है। एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही पार्टी संभालती है। तो चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड है, एक ही पार्टी रूल करती है। तो चाइना में हम लोगों को ये एग्जांपल देखने को मिल सकता है वन पार्टी सिस्टम का, नो रियल चॉइस फॉर पीपल। अब ये जो जिन कंट्रीज में जो वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है उन कंट्रीज में हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं है चूज करने के लिए। जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तभी लोग अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट कर पाएंगे और तभी वो अपनी पसंद की किसी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर पाएंगे जो उनके लिए उनके पॉलिसीज एंड लॉज जो हैं वो सब बनाए। लोगों के फेवर में जो पॉलिसीज और लॉज बनाए ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को लोग चूज कर पाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, क्योंकि वहां पे मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए। लेकिन वन पार्टी सिस्टम में सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ वही गवर्नमेंट बनाएगी, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको उसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा। तो इस टाइप से लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहता है। एग्जाम्पल चाइना में हमें वन पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है, नॉट अ गुड सिस्टम फॉर डेमोक्रेसी।
और इसी वजह से चाइना में हमें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है चूज करने के लिए। एक ही पार्टी है, उसी को वोट देना पड़ता है। ये लोगों की मजबूरी है, कंपल्शन है कि लोगों को उसी पार्टी को वोट देना पड़ रहा है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो ये होता है वन पार्टी सिस्टम, जहां पे पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही पार्टी है, वही बार बार गवर्नमेंट फॉर्म करती है। सेकेंड टाइप इज टू पार्टी सिस्टम। टू मेजर पार्टीज डोमिनेट पॉलिटिक्स। टू पार्टी सिस्टम में नाम से पता चल रहा है दो पार्टीज होंगी और उन्हीं के बीच में बार बार एक्सचेंज होती रहती है, पावर्स एक्सचेंज होती रहती हैं। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आ जाती है, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ही कंपटीशन लगा रहता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज ही बार बार पावर में आती हैं, कोई थर्ड पार्टी हमें देखने को नहीं मिलती। पावर यूजुअली शिफ्ट्स बिटवीन दीज टू पार्टीज। कभी एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, कभी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाएगी, यानी कि इनके बीच में पावर जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कोई तीसरी पार्टी नहीं है उस कंट्री में, सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टी होंगी और उन्हीं के बीच में पावर एक्सचेंज होती रहेगी। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी, कभी दूसरी आ जाएगी। तो इस टाइप से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक एक करके उनका चांस आता रहता है। हम कह सकते हैं लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, दो ही पार्टीज अवेलेबल हैं, उन्हीं को लोग वोट करते हैं। एग्जाम्पल यूएसए। यूएसए में भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये दो हमें पार्टीज देखने को मिलती हैं और लोगों के पास सिर्फ यही दो पार्टीज हैं जिनको चूज कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती हैं। प्रोवाइड्स स्टेबल गवर्नमेंट। अब जो हमें वन पार्टी सिस्टम में जैसा केस देखने को मिल रहा है कि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एटलीस्ट टू पार्टी सिस्टम में लोगों के पास ऑप्शन तो है, भले ही दो पार्टीज हैं लेकिन लोगों के पास ऑप्शन है। लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं इन दोनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, वो लोग अपने आप चूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू वन पार्टी सिस्टम। तो चाइना से ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट हमें कहाँ देखने को मिल रही है? यूएसए में। यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम। More than two parties compete for power. Multi-party system जिसमें मल्टीपल पार्टीज होती हैं, मल्टीपल पार्टी इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए। मल्टीपल पार्टीज हैं, लोग अपनी पसंद की पार्टी को चूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम है वहीं पे रियल सेंस में डेमोक्रेसी है, क्योंकि लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लोग अपनी मर्जी से किसी भी पार्टी को चूज कर सकते हैं और वो ही पार्टी आगे चल के गवर्नमेंट बनाएगी। तो लोग अपने हिसाब से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपने फेवर के लिए, अपने फेवर में लोगों को पॉलिसीज लॉज चाहिए। लोगों को क्या करना है, अपनी मर्जी से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसे चूज करने का मौका मिल रहा है। तो वही रियल सेंस में डेमोक्रेसी है, जहां पे लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज को पावर दे रहे हैं उन्हें चूज करके। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम जो है वहां पे क्या होता है, मल्टीपल पार्टीज के बीच में कंपटीशन चलता है। कोलिजन गवर्नमेंट्स आर कॉमन, और कोलिजन गवर्नमेंट्स मल्टी पार्टी सिस्टम में ही बनती हैं, क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज मिलके एक ग्रुप बना लेती हैं, वो कोलिजन पार्टी बन जाती हैं। उनके सारे वोट्स जो है उन्हें कलेक्टिवली फिर काउंट किया जाता है और जो डिफरेंट पार्टीज जब साथ में मिलके अगर उनके जो वोट्स हैं वो मेजोरिटी गेन कर लेते हैं, तब वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ग्रुप बना लिया है, वो पावर में आते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो ये जो डिफरेंट पार्टीज का ग्रुप है ये कहलाया जाता है कोलिजन। और जब कोलिजन बना करके ये मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स या मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स हासिल कर लेते हैं, तब जाकर के ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं एंड दैट इज नोन एज कोलिजन गवर्नमेंट, जो मल्टीपल जो पार्टीज है वो साथ में मिलकर बनाती हैं। तो कोलिजन गवर्नमेंट हमें यहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिलती है। एग्जांपल इंडिया। इंडिया बेस्ट एग्जांपल है डेमोक्रेटिक कंट्री का। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें मल्टीपल पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है। इंडिया में मल्टीपल पार्टीज हैं, लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसमें से लोग अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। और इंडिया में कोलिजन गवर्नमेंट्स भी बन पाती हैं क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में ही ये पॉसिबल है। रिप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ सोसाइटी। अब इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, इंडिया में डिफरेंट सोशल ग्रुप के लोग रहते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से जो पीपल हैं वो बिलोंग करते हैं इंडिया में, यानी इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा डाइवर्स है। डाइवर्सिटी हमें इंडिया में देखने को मिलती है। अब इस डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, जो सही है। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम में अगर हम डिफरेंट पार्टीज बना पा रहे हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, तो मल्टीपल पार्टीज क्या कर रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और उनके डिमांड्स रेज करती हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम से क्या हो रहा है, हम सभी की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, डाइवर्सिटी जो है उसे मेंटेन कर पा रहे हैं। तो मेनली 3 टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं।
पॉलिटिक्स में। फर्स्ट वन इज वन पार्टी सिस्टम जो हमें चाइना में देखने को मिल रहा है, फिर टू पार्टी सिस्टम जो हमें यूएसए में देखने को मिल रहा है, और मल्टी पार्टी सिस्टम जो इंडिया में देखने को मिल रहा है। रियल सेंस में डेमोक्रेसी मल्टी पार्टी सिस्टम में ही देखने को हमें मिलती है। बाकी जो ये यूएसए में हमें टू पार्टी सिस्टम देखने को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट भी ठीक है, स्टेबल रहती है वन पार्टी सिस्टम के कंपैरिजन में। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा कि मेनली कितनी क्वांटिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हमें देखने को मिलती हैं डिफरेंट कंट्रीज में। डिपेंड करता है उस कंट्री की सिचुएशन कैसी है, कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप्स रह रहे हैं, किस टाइप की पॉपुलेशन रह रही है उस कंट्री में, उस पर डिपेंड करता है कि वो कंट्री कैसी पॉलिटिकल सिस्टम को अपनाएगी। जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, अब इंडिया में अगर हम वन पार्टी सिस्टम चलाते हैं, जो वन पार्टी सिस्टम है, हो सकता था कि ये मेजॉरिटी के ही फेवर में बात करे, हो सकता था सिर्फ माइनॉरिटी के फेवर में बात करे, तो सभी लोगों की आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम हमने अडॉप्ट किया, इसका मतलब क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, हम सभी की आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, सभी की डिमांड्स को फुलफिल कर पाएंगे, सभी की नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मल्टी पार्टी सिस्टम यही रियल सेंस में डेमोक्रेसी कहलाई जाएगी। देन जो टू पार्टी सिस्टम है, वन पार्टी सिस्टम, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज नेशनल पार्टीज। अब नेशनल लेवल की जो पार्टीज होती हैं, जो कंट्री लेवल की पार्टीज हैं, उनके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, नेशनल पार्टी है क्या? अ नेशनल पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री। ऐसी पार्टी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे नेशनल लेवल पे जो डोमिनेट कर रही हो, वो नेशनल पार्टी है, जिसे सभी लोग डिफरेंट स्टेट्स जो हैं, वो जिस नेशनल पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे चूज कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, जो वोटर्स जिस पॉलिटिकल पार्टी को डिफरेंट स्टेट्स में सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कहलाई जाती है, जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो नेशनल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है और कंट्री का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल सकती है। तो वो होती है नेशनल पार्टी। क्राइटेरिया फॉर अ नेशनल पार्टी। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते हैं। कौन से क्राइटेरिया? अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी इफ इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस इन 4 or more states and wins at least 4 seats in लोकसभा। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उसे नेशनल पार्टी तब कहा जाता है जब वो पॉलिटिकल पार्टी, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर एग्जांपल ए पॉलिटिकल पार्टी है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, या तो लोकसभा में 6% वोट्स जीत लिए, 6% वोट्स हासिल कर लिए, या तो ए पार्टी ने लोकसभा इलेक्शंस में, यानी कि एमपीज की जो पोजीशन होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स वाली जो पोजीशन होती है, उसके तौर पे ये इस पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ इलेक्शंस में और उसने 6% वोट्स हासिल कर लिए, तो ये नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ सकता है। अगर लोकसभा में 6% वोट्स नहीं हासिल कर पाया है तो कोई बात नहीं, चार या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स जो हैं, 4 या 4 से ज्यादा जो स्टेट्स हैं, उसमें जो एमएलएस के इलेक्शंस होते हैं, यानी कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, उसमें इसे 6% वोट्स मिल जाएं तो वो भी इनफ है। यानी कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में जब इसे 6% वोट्स मिल रहे हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो क्या कहलाई जाएगी, नेशनल पार्टी। साथ ही साथ लोकसभा में 4 सीट्स मिलनी चाहिए। लोकसभा की टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिनमें से 2 नॉमिनेटेड सीट्स होती हैं एंड रिमेनिंग 543 नॉर्मल सीट्स होती हैं हमारी, जहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। तो टोटल 545 सीट्स होती हैं, जिनमें से 4 सीट्स लोकसभा की किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल जाए और 6% वोट्स मिल जाए लोकसभा इलेक्शंस में, तो वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ जाती है। अगर लोकसभा में 6% वोट्स हासिल नहीं कर पा रही है, तो असेंबली इलेक्शंस जो है उसमें 6% वोट्स मिल जाएं और 4 सीट्स मिल जाएं लोकसभा में, तो भी वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी कहलाई जाएगी।
मेजर नेशनल पार्टीज, अब इंडिया की मेजर नेशनल पार्टीज कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल सबसे पहली है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारी नेशनल पार्टी में से एक है। फाउंडेड इन 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। प्लेड अ मेजर रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल्स, और इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसी कांग्रेस पार्टी का हमें देखने को मिला। यानी कि इंडियन कांग्रेस पार्टी जो है उसी के साथ हमारे ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो उसी पार्टी के अंडर में रह के काम कर रहे थे। फ्रीडम स्ट्रगल्स जो हमें देखने को मिल रहे थे, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स जो चल रहे थे, इंडिपेंडेंस के लिए जो स्ट्रगल्स करे जा रहे थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वो सब इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही अंडर में रह के सारे काम कर रहे थे। कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए स्ट्रगल्स कर रहे थे हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की वजह से इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हो पाया। सपोर्ट सेक्युलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस, अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सेक्युलरिज्म को सपोर्ट किया करती थी, यानी कि सभी धर्म इक्वल हैं, किसी भी धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को हम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, किसी को लीस्ट नहीं मानेंगे। सारे धर्म, सारे रिलीजन इक्वल हैं हमारी नजर में, ऐसा मानना है। ऐसी आइडियोलॉजी है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ऐसी आइडियोलॉजी थी, क्योंकि आज जो हम कांग्रेस देख रहे हैं वो अलग है, और ये जो कांग्रेस थी उस टाइम पीरियड पे, वो कांग्रेस खत्म हो चुकी है। 20th सेंचुरी में ही ये वाली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो खत्म हो गई थी, डिसबैंड हो गई थी, और उसके बाद दूसरी कांग्रेस बन के आई है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड से। वो कांग्रेस जो है आज के टाइम पे हम देखते हैं। तो जो इंडिया के नेशनल स्ट्रगल्स चल रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को ये पार्टी सपोर्ट करती है, और वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए ये पार्टी अपनी डिमांड्स रखती है। यानी कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या करती थी? वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए बातें किया करती थी। वीकर सेक्शन जो है, डिसएडवांटेज पीपल जो है, जो बैकवर्ड सेक्शन है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया करती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को सपोर्ट किया करती थी। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक हमारी नेशनल पार्टी में से एक थी। देन भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो 1980 में बनी है, 1980 में बीजेपी पार्टी बनी है। प्रमोट्स कल्चरल नेशनलिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म यानी कि हम सभी कल्चर को, सभी सोशल ग्रुप्स को इक्वल मान रहे हैं, हम सभी कल्चर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सभी की आइडेंटिटीज को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और नेशन की यूनिटी को लेकर के हम काम कर रहे हैं। तो कल्चरल नेशनलिज्म ये आइडियोलॉजी है बीजेपी की, यानी कि डाइवर्सिटी जो है, इतनी ज्यादा हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करती है बीजेपी। यानी कि बीजेपी की क्या आइडियोलॉजी है कि हमारी नेशनल यूनिटी बनी रहे, यानी कि हमारे जो डिफरेंट कल्चर्स हैं वो यूनाइटेड रह पाए हमारे ही कंट्री में। बिलीव्स इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और बीजेपी का मानना ये है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसे थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए, जो है भी इंडिया में हमें एक्स्ट्रा पावर देखने मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरनेशनल अफेयर्स भी हैंडल करने पड़ते हैं। देन थर्ड वन इज बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी फाउंडेड इन 1984 में ये पार्टी बनाई गई थी, बहुजन समाज पार्टी। रिप्रेजेंट्स दलित्स, आदिवासीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। अब बहुजन समाज पार्टी क्या करती है? जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो डिसएडवांटेज पीपल हैं, लो कास्ट के पीपल हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है पास्ट में, जैसे दलित्स जो हैं, दलित्स हो गए, आदिवासीज यानी कि ट्राइबल कम्युनिटीज हो गई, और जो दूसरे बैकवर्ड सेक्शंस हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात करती है कौन? बहुजन समाज पार्टी। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रिंसिपल्स पे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के आइडियोलॉजी पर बेस्ड है बहुजन समाज पार्टी, जो दलित्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है। तो अभी हमने नेशनल पार्टीज में 3 पार्टीज देखी। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस जो डिसबैंड हो चुकी है 20th सेंचुरी में ही, फिर भारतीय जनता पार्टी एंड देन बहुजन समाज पार्टी। अब नेक्स्ट पार्टी इज, now the next one is Communist Party of India Marxist और CPIM formed in 1964। अब 1964 में CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये बनाई गई 1964 में। बिलीव्स इन सोशलिज्म, यानी कि सोशलिज्म कौन सी आइडियोलॉजी है? जहां पे हमारा मानना ये रहता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, कैपिटलिस्ट सिस्टम को छोड़ के जो वीकर सेक्शन है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल
सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए, लॉज बनाए। तो ये आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, जहां पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इक्वालिटी प्रोवाइड करे, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाए जहां पे कोई भी रिच या पुअर ना हो, सभी इक्वल हो, यानी क्लासलेस सोसाइटी चाहते हैं, सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी। तो सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं कौन? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। अब ये जो मार्क्सिस्ट है, इससे पता चल रहा है कि ये मार्क्सिज्म जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर हो रखे हैं। अब मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। अब कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी दी और ये चाहते थे कि क्लासलेस सोसाइटी हो, यानी कोई भी रिच ना हो, कोई भी पुअर ना हो, सभी लोग इक्वल हो सोसाइटी में, यानी कि हम इक्वालिटी प्रोवाइड करें, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो है उन्हें भी हम खत्म करें। तो ये चाहते थे कार्ल मार्क्स और उसी बेसिस पे इन्होंने ये मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी प्रोवाइड की है। और मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी CPIM, ये जो पार्टी है ये बेस्ड है इसी मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी पे, जिसे हम सोशलिज्म भी कह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा। अब ये जो पार्टी है, ये पार्टी भी नेशनल पार्टी है, यानी ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है, जो क्राइटेरिया हमने देखा था कि 6% वोट्स चाहिए होते हैं लोकसभा में, या फिर 6% वोट्स 4 या 4 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस में हमें मिल जाएं, डिफरेंट स्टेट्स के 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स के असेंबली इलेक्शंस में हमें 6% वोट्स मिल जाएं और 4 सीट्स मिल जाएं लोकसभा में। तो वो क्राइटेरिया भी ये पार्टी फुलफिल करती है। और ज्यादातर इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहां से आता है? केरला, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, इन 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा इस पार्टी को सपोर्ट मिल पाता है। फिफ्थ पार्टी इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये बनी 1925 में और बाद में इसी पार्टी में स्प्लिट हुआ, इसी पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ये पार्टी अलग हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसी पार्टी से 1964 में ये पार्टी इमर्ज हुई, ये पार्टी स्प्लिट होके आई। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पार्टी कब बनी? 1925 में। बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। अब ये जो पार्टी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म इन आइडियोलॉजीज पर बेस्ड है। मार्क्सिज्म अभी हमने डिस्कस किया, कार्ल मार्क्स ने जो थ्योरी दी है क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए उसको लेकर के। देन लेनिनिज्म, ये व्लादिमीर लेनिन जो है उन्होंने ये आइडियोलॉजी दी है लेनिनिज्म, जिसमें वो चाहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है उसे हम अपोज करें, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करे, लॉस पॉलिसीज बनाए, वही आइडियोलॉजी है लेनिनिज्म। तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इस पर बेस्ड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सपोर्ट्स वर्कर्स एंड फार्मर्स राइट्स। अब जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वर्कर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्कर्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है डिफरेंट प्रॉब्लम से। तो वर्कर्स की सिचुएशन भी हमारी सोसाइटी में खराब है। साथ ही साथ फार्मर्स जो है वो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं, फार्मर्स की भी उतनी ज्यादा इनकम नहीं होती, काफी सारे फार्मर्स प्रॉब्लम्स में होते हैं, बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इसी वजह से अल्टीमेटली हमें फार्मर्स सुसाइड भी देखने को मिलते हैं, सुसाइड केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो फार्मर्स और वर्कर्स ये हमारी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं और इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये पार्टी काम करती है और लॉज एंड पॉलिसीज बनाने की डिमांड करती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। Last party is Nationalist Congress Party और NCP, founded in 1999। Nationalist Congress Party ये जो पार्टी है ये 1999 में बनी। Supports डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक आइडियल्स जो है इन्हें सपोर्ट करती है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, ये सारी आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। इन सभी पर बेस्ड है ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यानी ये जो पार्टी है वो डेमोक्रेसी या कह रहे डेमोक्रेटिक आइडियल्स को सपोर्ट करती है। स्ट्रॉन्ग बेस इन महाराष्ट्र। अब ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसने भी वो क्राइटेरिया फुलफिल किया है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहां से मिलता है इसे? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जाता है इस पार्टी को। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? डिफरेंट नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टी क्या होती है? एक क्राइटेरिया हमने सेट कर रखा है, तो वो क्राइटेरिया जो भी पार्टी फुलफिल करती है, उस क्राइटेरिया को जो भी पार्टी पूरा फुलफिल करती है, वो पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ जाती है। अब क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहली बात, आपके पास लोकसभा में 4 सीट्स होनी ही चाहिए। 545 सीट्स होती हैं टोटल, जिनमें से 4 सीट्स आपको मिलनी चाहिए लोकसभा में। देन आपको लोकसभा में या तो 6% वोट्स मिल जाएं या फिर 4 या 4 से ज्यादा स्टेट के असेंबली इलेक्शंस में आपको 6% वोट्स मिल जाएं, तो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ जाती है। फिर हमने देखी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया की जो डिफरेंट नेशनल पार्टीज हैं उन्हें हमने डिस्कस किया, उनकी आइडियोलॉजी को हमने डिस्कस किया, ये देखा
कौन से ईयर में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बनी, किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, किस टाइप से वो काम कर रही है, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आज हमने 6 मेजर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज स्टेट पार्टीज। अब स्टेट पार्टीज क्या होती हैं? अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है नेशनल पार्टीज। अब नेशनल पार्टीज क्या होती हैं वो हमने जाना। हमने क्राइटेरिया देखा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को हम नेशनल पार्टी कहेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया सेट कर रखा है। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आने के लिए। तो वो क्राइटेरिया क्या है वो हमने डिस्कस किया और डिफरेंट नेशनल पार्टीज को इन डिटेल डिस्कस किया था। अब आज के वीडियो में हम ऐसे ही स्टेट पार्टीज को समझेंगे, लेकिन स्टेट पार्टीज पे कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपके एनसीईआरटी में भी बस एग्जांपल्स दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, स्टेट पार्टीज के, तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन्हें इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बट हम ये देखेंगे कि कौन से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पार्टीज जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो हम डिफरेंट स्टेट पार्टीज के एग्जांपल्स देखेंगे, क्राइटेरिया देखेंगे, फीचर्स देखेंगे आज के वीडियो में। अब सबसे पहले स्टेट पार्टीज हैं क्या? अ स्टेट पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज इन्फ्लुएंस मेनली इन वन और अ फ्यू स्टेट्स। अब स्टेट पार्टी क्या है? ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी एक स्टेट या 2-3 स्टेट में अपना रोल प्ले कर रही होती है, इंपॉर्टेंट मानी जाती है। एक ही स्टेट की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कहलाई जाएगी स्टेट पार्टी। यानी एक पार्टी जो जिस स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी की अगर हम बात करें, यूपी में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जो सिर्फ यूपी में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी तक ही जो सीमित है, जिसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ यूपी की टेरिटरी है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या कहलाई जाएगी? स्टेट पार्टी, जो सिर्फ एक स्टेट तक ही लिमिटेड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट पार्टी कौन सी पार्टीज है जो सिर्फ एक स्टेट या 2-3 स्टेट्स तक ही सीमित होंगी, लिमिटेड होंगी, तो वो होंगी स्टेट पार्टीज। क्राइटेरिया फॉर अ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया होगा? अ पार्टी इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इफ इट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन असेंबली इलेक्शंस ऑफ अ स्टेट एंड विन एटलीस्ट 2 सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब एक पॉलिटिकल पार्टी तभी स्टेट पार्टी कहलाई जा सकती है जब वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। सबसे पहली बात, जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस जो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% जो वोट्स हैं वो सिक्योर करें, यानी 6% वोट जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था ए पॉलिटिकल पार्टी है, अब ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इसे स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स मिल गए, साथ ही साथ 2 सीट्स मिल गई। अब डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं हमने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 170 में ये लिख रखा है, ये मेंशन्ड है कि मिनिमम हर एक स्टेट में जो डिफरेंट हम सीट्स दे रहे हैं तो मिनिमम 60 सीट्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 होनी चाहिए। 500 से ज्यादा सीट्स प्रोवाइड नहीं कर सकते हम, ना ही 60 से कम कर सकते हैं किसी स्टेट में। तो डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड होती हैं। तो ऐसे ही जो भी स्टेट असेंबली की हम बात कर रहे हैं, जिस भी स्टेट में जो पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट गेन कर लेती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स भी लेनी होती हैं। जब उस पॉलिटिकल पार्टी को, जब इस पॉलिटिकल पार्टी के पास 6% वोट्स हैं असेंबली इलेक्शंस में, साथ ही साथ 2 सीट्स भी इसने सिक्योर कर ली है, तो ये पार्टी स्टेट पार्टी कहलाई जाएगी, जो एक ही स्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हालांकि अभी तक नेशनल लेवल पे उतनी ज्यादा इमर्ज होकर नहीं आई है, ये नेशनल सेंस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पार्टी, बट स्टेट लेवल पे ये पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेट इलेक्शंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये पार्टी क्या कहलाई जाएगी? स्टेट पार्टी, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। 6% वोट्स होने चाहिए असेंबली इलेक्शंस में और 2 सीट्स सिक्योर करे जो पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट पार्टी है। फीचर्स ऑफ स्टेट पार्टी। अब स्टेट पार्टी के क्या फीचर्स होते हैं? रिप्रेजेंट रीजनल इश्यूज।
अभी हम नेशनल लेवल की अगर बात करें तो जो नेशनल पार्टीज हैं उन्हें बहुत सारी चीजें देखनी होती है, डिफरेंट फील्ड्स में काम करना होता है, इंटरनेशनल अफेयर्स जो है वो मैनेज करने होते हैं पूरी कंट्री के लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे उन्हें लॉज एंड पॉलिसीज बनानी होती है जो हर एक स्टेट फॉलो करेगा, हर एक स्टेट के सभी सिटीजन्स फॉलो करेंगे। तो नेशनल लेवल का सारा काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है, यानी नेशनल पार्टीज पे बर्डन होता है। तो स्टेट पार्टीज जो है वो क्या करती है, स्टेट पार्टीज जो रीजनल लेवल के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो नेशनल इंटरेस्ट को सॉल्व करेगी, नेशनल जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब स्टेट में, हर एक स्टेट में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग इश्यूज हैं, तो उन्हें सॉल्व करने का काम होता है स्टेट पार्टीज का, क्योंकि वो अपने स्टेट को अच्छे से जानती हैं। तो स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करती हैं स्टेट पार्टीज। और अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे रीजनल इश्यूज को सॉल्व करने में। Have strong support in specific states। अब स्टेट पार्टी जो है वो किसी एक ही स्टेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। Play an important role in coalition governments। अब फॉर एग्जाम्पल जो हमने डिफरेंट नेशनल पार्टीज देखी, उनमें से कोई एक पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो बी पार्टी है। अब सभी पार्टीज ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, नेशनल पार्टीज ने। अब बी क्या है, नेशनल पार्टी है, और ए है स्टेट पार्टी। अब जो नेशनल पार्टी है वो मेजॉरिटी सीट्स नहीं हासिल कर पाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीट सिक्योर नहीं कर पाई। तो अब ये पार्टी क्या करेगी, कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में सीट्स नहीं ले पाई, मेजॉरिटी ऑफ द सीट सिक्योर नहीं कर पाई अगर कोई पार्टी, तो ये पार्टी क्या करेगी, स्टेट पार्टी के साथ कोलाइड कर जाएगी, कोलिजन हमें देखने को मिलेगा, ये दोनों पार्टीज ज्वाइन हो जाएंगी और उसके बाद दोनों के वोट्स को मिला करके उसके बाद कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। तो इस टाइप से जो नेशनल और स्टेट लेवल है उन लेवल्स पे जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बनती है, किनकी वजह से, स्टेट पार्टीज की वजह से। स्टेट पार्टीज की वजह से कोलिजन गवर्नमेंट बन पाती है स्टेट एंड नेशनल लेवल पे। एग्जांपल्स ऑफ स्टेट पार्टीज, अब एग्जांपल्स देखेंगे। वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, वेस्ट बंगाल की स्टेट पार्टी है। द्रविड़ा मुनेत्रा कजाकम DMK पार्टी तमिलनाडु की है। तेलुगु देशम पार्टी TDP आंध्र प्रदेश की पार्टी है। बीजू जनता दल BJD उड़ीसा की पार्टी है। एंड समाजवादी पार्टी UP उत्तर प्रदेश की पार्टी है। ये स्टेट पार्टीज हैं, कुछ स्टेट पार्टीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जिनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक स्टेट है अभी। तो स्टेट पार्टीज कौन सी पार्टीज हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, यानी कि जिनके पास असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट्स होते हैं और 2 सीट्स जो पार्टीज सिक्योर कर लेती हैं, वो पार्टीज कहलाई जाएंगी स्टेट पार्टी। और उनका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ एक स्टेट होता है, वो एक स्टेट लेवल पे ही अपने जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करती हैं, एक स्टेट लेवल पे ही पॉलिसीज एंड लॉज बना सकती हैं। और बाद में अगर जरूरत पड़े नेशनल पार्टीज को कोलिजन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़े, तो नेशनल पार्टीज में भी, नेशनल जो गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें स्टेट पार्टीज का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। स्टेट पार्टीज क्या करती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पे जो स्टेट पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इन्हीं पार्टीज के कोलिजन के वजह से जो कोलिजन गवर्नमेंट है वो बन पाती हैं। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, सोशल पार्टीज क्या होती हैं, साथ ही साथ कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, फीचर्स क्या है स्टेट पार्टी के, और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्टेट पार्टीज, उन्हें हमने डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है, अभी तक हमने नेशनल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, डिफरेंट पार्टीज के ऊपर हमने डिस्कशन किया है। अब आज हम देखेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को कौन से चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं इंटरनली, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जैसा सिस्टम चल रहा है। हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें से पहले होते हैं लीडर्स जो डिसीजंस लेते हैं, देन एक्टिव मेंबर्स जो कैंपेनिंग वगैरह करते हैं, जो
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, और उसके बाद वोटर्स होते हैं थर्ड कंपोनेंट, जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। अब इंटरनली इसी पूरे सिस्टम में कैसे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। Political parties face many challenges in a democracy which affect their proper functioning। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उनका भी खुद का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने पूरे सिस्टम को इंटरनली उन्हें मेंटेन करना होता है, उनकी भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उन्हें इंटरनली काफी सब काम करने होते हैं। लीडर्स जो है वो लीड करेंगे, एक्टिव मेंबर्स जो है वो ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग वगैरह करेंगे, सारे काम करेंगे, सपोर्ट गेन करने की कोशिश करेंगे। तो जो फंक्शनिंग है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो अफेक्ट होता है कभी कभार। तो ये सब क्यों होता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस आते रहते हैं। तो वही हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, यानी कि पार्टी के अंदर जो पूरा सिस्टम चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी का, उसमें हमें इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही, उसमें हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स उतने ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन और फ्यू लीडर्स। अब हमें पता है लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, एक लीडर होते हैं जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी में डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो लीडर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है पॉलिटिकल पार्टी में, वो जैसा कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को, यानी एक्टिव मेंबर्स को जैसा लीडर्स कहेंगे वैसे ही करना पड़ेगा। तो जो मेंबर्स हैं उनकी जो वॉइस है वो नहीं सुनी जाती, उनकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाती, कोई मायने ही नहीं रखती। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, जो लीडर्स हैं सिर्फ उनकी बातों को ध्यान में रख के सारे काम किए जाते हैं। ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव नो रियल से इन डिसीजन मेकिंग। अब जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं, यानी जो एक्टिव मेंबर्स हैं या लीडर्स के अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उनकी राय या कह लो उनकी जो एडवाइस है वो नहीं ली जाती, उनकी बातें नहीं मानी जाती। सिर्फ लीडर्स जो है उन्हीं के जो एडवाइसेस हैं उन्हें फॉलो किया जाता है, जो लीडर्स कह रहे हैं सिर्फ वही काम किया जाता है। तो इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है इक्वालिटी नहीं है इंटरनली पॉलिटिकल पार्टीज में, सभी मेंबर्स को इक्वली नहीं समझा जा रहा है, लीडर्स को एक अलग ही अथॉरिटेरियन पोजीशन दे दी गई है। सेकंड, डायनास्टिक सक्सेशन। लीडरशिप ऑफन पासेस फ्रॉम वन फैमिली मेंबर टू अनदर। अब जो लीडर होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, जो लीडर है उस लीडर के बाद या तो उसका बेटा लीडर बनेगा या फिर उसका भाई लीडर बनेगा। तो इस टाइप से एक फैमिली मेंबर से दूसरे फैमिली मेंबर तक ये पास होती रहती है लीडरशिप, यानी कि कोई और मेंबर इलेक्ट होके नहीं आएगा उस लीडर की पोजीशन पे, उसी लीडर का जो भाई है या जो भी उसकी फैमिली मेंबर है वो सब उस पोजीशन को एक्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी और को आप पोजीशन नहीं दे रहे हो, जैसे राजा महाराजा किया करते थे, जैसे मोनार्की चला करती थी, राजा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, उसी टाइप का सिस्टम यहाँ देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स हैं उनकी पोजीशन या तो उनका बेटा या उनका भाई या कोई और फैमिली मेंबर ले लेता है। लीडरशिप इस टाइप से पास होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन, कह सकते हैं हम। थर्ड वन इज ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। अब मनी एंड मसल पावर, यानी मसल पावर जो लोगों को फोर्स कर सके, मसल पावर का यूज किया जाता है लोगों को फोर्स करने के लिए, और मनी का यूज किया जाता है कैंपेनिंग के लिए। पार्टीज नीड ह्यूज मनी टू कंटेस्ट इलेक्शंस। अब इलेक्शंस में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि आपको कैंपेनिंग करनी है, आपको रैलीज निकालनी है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, तो आपको पैसों की जरूरत होती है अगर आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। जिससे कि आप सपोर्ट गेन कर सको उसके लिए आपको कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कैंपेनिंग करने के लिए, रैलीज निकालने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। कैंडिडेट्स विद मनी और क्रिमिनल बैकग्राउंड गेट प्रेफरेंस। अब पार्टीज में, पॉलिटिकल पार्टी में जिस कैंडिडेट का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यानी कि मसल पावर बात की जा रही है, तो मसल पावर है जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि ऐसे जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, लोगों को फोर्स कर सकते हैं कि आप हमारी ही पार्टी को वोट दोगे। कभी कभार होता है कि लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि आप हमारी पार्टी को वोट दो, बदले में हम आपको पैसा देंगे। तो इस टाइप के भी काम करती है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, वोटर्स डू नॉट गेट रियल ऑल्टरनेटिव्स। अब लगभग इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सभी के लगभग सिमिलर आइडियोलॉजीज हैं, एक जैसे ही आइडियोलॉजीज हैं सबकी, तो लोगों को
ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिल पाते, यानी कि लोग जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी करप्ट होने लगती है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी गलत प्रैक्टिसेस कर रही है, तो लोगों के पास उस पॉलिटिकल पार्टी के सिवाय कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं रह जाता। ऐसे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है लोगों के पास, लोगों के नजरिए में ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो सब कुछ अच्छा काम कर रही हो। क्यों? क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलमोस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज में हमें ये सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ये इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है, इक्वालिटी प्रमोट नहीं कर रहे हैं हम। डेमोक्रेसी में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि हम लोग इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, इन तीन आइडियल्स पे मेन फोकस रहता है। सेक्युलरिज्म इस पे भी, यानी कि जितने भी मोरल वैल्यूज हैं उसे हम ध्यान में रख के तब काम करते हैं डेमोक्रेसी में। और यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है, हम इंटरनली यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे, सिर्फ जो लीडर्स हैं उन्हीं की बात मानी जा रही है। तो इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। डायनास्टिक सक्सेशन, ये तो वही मोनार्की वाला सिस्टम है लगभग, और मनी और मसल पावर का यूज करके आप लोगों को फोर्स कर रहे हो कि आप हमें ही वोट दो, किसी और को वोट मत देना, और लोगों के पास कोई और चॉइस ही नहीं रहती है। लगभग सभी पार्टीज ऐसी हैं, लोगों के पास ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसे वो सच में चूज कर सकें, जो पार्टी सच में उनके भले के लिए काम करे। तो लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं रह जाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने सारे चैलेंजेस देखे जो पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनली फेस करती हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, stay consistent. Thank you very much. हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। अभी तक हमने पिछले टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनली बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिन चैलेंजेस की वजह से उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब उन्हीं चैलेंजेस से ये पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कोप अप कर सकती हैं, किस टाइप के हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं, किस टाइप के रिफॉर्म्स लाए हैं ये नहीं, हम ये देखेंगे कि किस टाइप से हम रिफॉर्म्स ला सकते हैं। तो हम सजेशंस देखेंगे कि किस टाइप से हम रिफॉर्म ला करके पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग को सुधार सकते हैं। तो उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज सेवरल रिफॉर्म्स आर सजेस्टेड। अब पॉलिटिकल पार्टीज की इस फंक्शनिंग को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, सारे चैलेंजेस को खत्म करने के लिए काफी सारे सजेशंस हैं, काफी सारे रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं सिस्टम में, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज उन सभी चैलेंजेस से कोप अप कर पाए और अपनी अच्छे से फंक्शनिंग कर पाए, प्रॉपर फंक्शनिंग चल पाए उनके पूरे सिस्टम में। First one is laws to regulate political parties. The constitution can be amended to make internal elections compulsory. हमने देखा था कि इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, जो लीडर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं की बातों को माना जाता है और दूसरे जो मेंबर्स हैं उनका कोई भी रोल नहीं देखने को मिलता हमें डिसीजन मेकिंग में। उन लोगों की एडवाइसेस को नहीं सुना जाता है, सिर्फ लीडर जो है उसी के कहने पर सब लोग चलते हैं, जैसा लीडर कहेगा वैसे ही सबको करना पड़ेगा। तो अब इस सिस्टम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में रिफॉर्म लाके, कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करें, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लेके आए और इंटरनल इलेक्शंस को कंपलसरी कर दे। इंटरनल इलेक्शंस यानी पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस करवाए जाएं रेगुलर बेसिस पे और लीडर को इलेक्ट किया जाए, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इलेक्ट किया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। तो इंटरनल इलेक्शंस को कंपलसरी करवा दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करवा करके। हम एक तो ये कर सकते हैं जिसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे लीडर्स की पोजीशन बार बार चेंज होती रहेगी, डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट पीपल को चांस मिलेगा लीडर बनने का और डिसीजन लेने का। This will reduce dictatorship inside parties. अब जैसे लीडर जो है, एक बार जो लीडर बन जाता है पॉलिटिकल पार्टी का, वही लाइफ टाइम लीडर रहता है, वही पर्सन जो है डिसीजन लेगा, वही पर्सन सारे डिसीजंस लेगा पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड। तो ये डिक्टेटरशिप जैसा लगता है, यानी कि जैसे राजा हुआ करते थे, सारी अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के पास है, ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स होते हैं सारी अथॉरिटी उनके पास होती है। तो अब इस डिक्टेटरशिप को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम इंटरनल इलेक्शंस करवाएं रेगुलर बेसिस पे।
सेकेंड, रिड्यूस रोल ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। हमने देखा था मनी और क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। इलेक्शंस में कंटेस्ट करना है, आपको इलेक्शंस में कैंपेनिंग वगैरह करनी है, अगर आपको रैलीज वगैरह निकालनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है, और लोगों को फोर्स भी किया जाता है पैसा दे करके या डरा धमका के लोगों को फोर्स किया जाता है कि आप हमारी ही पार्टी को वोट देना, किसी और को मत देना। तो मसल पावर का यूज किया जाता है, मनी का यूज किया जाता है, और इसके लिए ऐसे कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से हो। तो अब इससे हम कैसे कोप अप कर सकते हैं, इस चैलेंज को कैसे खत्म कर सकते हैं? लॉज शुड कंट्रोल एंट्री ऑफ क्रिमिनल कैंडिडेट्स। हम ऐसे लॉज बनाएं जिससे कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उन्हें हम पार्टी में एंट्री ही ना दें, यानी कि जो क्लीन कैंडिडेट होते हैं, क्लीन बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट हैं, सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिले, उन्हीं को टिकट मिले पॉलिटिकल पार्टी की, क्रिमिनल्स को ना मिले, जिससे कि हम मनी और मसल पावर जो है इसे कंट्रोल कर सकें, लोगों को प्रेशराइज ना किया जाए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देने के लिए। तभी जब लोगों को हम प्रेशराइज नहीं करेंगे तभी सही सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी कंट्री बन पाएगी। थर्ड वन इज स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। अब जो गवर्नमेंट है वही इलेक्शंस में पैसे दे, अब कैंपेनिंग करनी होती है, रैलीज निकालनी होती है, डिफरेंट फंक्शंस करने होते हैं इलेक्शंस के टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल पार्टीज को, तो उसके लिए उन्हें जो पैसा चाहिए जिसकी वजह से वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को प्रेफरेंस देते हैं, तो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को चूज करने से बेहतर है कि गवर्नमेंट जो है वो उन सभी फंक्शंस के लिए, उन सभी कैंपेनिंग के लिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग प्रोवाइड करे, पैसे दे। तो गवर्नमेंट क्या करे? फंडिंग प्रोवाइड करे इन पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड दिस विल रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन रिच डोनर्स। अब जो रिच डोनर्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो कैंपेनिंग के लिए पैसे दे रहे हैं, उनकी बात मानी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं डोनर्स की वजह से हमारी कैंपेनिंग हम कर पा रहे हैं, कैंपेन्स चला पा रहे हैं। तो इसकी वजह से रिच डोनर्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो जब गवर्नमेंट ही फंडिंग प्रोवाइड कर रही है तो इन रिच डोनर्स की बात हमें सुनने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से डिबेट्स, डिस्कशन करके तब लॉज एंड पॉलिसीज बना सकती है। रिच डोनर्स पे उन्हें डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट है वही उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करेगी। फोर्थ, रोल ऑफ पीपल। सिटीजंस शुड पार्टिसिपेट इन पार्टी एक्टिविटीज। लोग जो है, यानी जो हमारे ऑर्डिनरी सिटीजंस हैं, वो पार्टी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें। कैसे? जब भी लोगों को लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ गलत कर रही है, गलत डिसीजन ले रही है, गलत एक्टिविटीज कर रही है, तो उसके अगेंस्ट लोग अपनी वॉइस रेज करें, क्योंकि जब जनता अपनी आवाज उठाती है, तो जब इतने ज्यादा मास लेवल पे जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग किसी चीज के, किसी एक स्टेटमेंट के अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को अपने उस प्रैक्टिसेस में चेंजेस लाने ही पड़ते हैं। तो जनता में सबसे ज्यादा पावर है, सिटीजन जो है उनके पास ही सबसे ज्यादा पावर है। डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी कंट्री, और सबसे ज्यादा पावर, गवर्नमेंट से भी ज्यादा पावर लोगों के हाथ में है, क्योंकि लोग ही गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। तो सिटीजन क्या कर सकते हैं? वो प्रोटेस्ट करें उन सभी गलत एक्टिविटीज के अगेंस्ट में जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और जब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाएंगे, अब क्योंकि उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट चाहिए लोगों का, तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? जो लोग कह रहे हैं वैसा करने की कोशिश करेगी, अपनी एक्टिविटीज में सुधार लाएगी, जो गलत प्रैक्टिसेस वो पार्टी कर रही थी उसे रोकने की कोशिश करेगी। पब्लिक प्रेशर कैन फोर्स पार्टीज टू रिफॉर्म देमसेल्व्स। अब जब पब्लिक प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि जब सिटीजंस मास लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपने अंदर चेंजेस करने ही पड़ते हैं। तो इस टाइप से जो ऑर्डिनरी सिटीजंस हैं वो भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं इन एक्टिविटीज को, गलत प्रैक्टिसेस को रोकने में। रोल ऑफ कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ये वो बॉडी है जो इलेक्शंस करवाती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है इलेक्शन कमीशन। कोर्ट्स एंड इलेक्शन कमीशन शुड एनफोर्स रूल्स, एंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? कोर्ट्स जो स्टेटमेंट दे देंगे, कोर्ट्स जो भी जजमेंट निकालेंगे, पास करेंगे, वो सभी पीपल को मानना पड़ता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, ऑर्डिनरी सिटीजन हो या गवर्नमेंट हो, सभी को माननी पड़ती हैं कोर्ट्स की बातें। कोर्ट जो भी जजमेंट निकालता है वो सभी को फॉलो करना पड़ता है। तो कोर्ट क्या करें? जो भी रूल्स वगैरह है उन्हें एनफोर्स करें, पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी गलत प्रैक्टिसेस हैं उनके अगेंस्ट में जजमेंट निकालें कोर्ट्स। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने पे ज्यादा ध्यान
दें, यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाएं इलेक्शन कमीशन, जिससे कि ये सारी प्रैक्टिसेस को रोका जा सके। अब इलेक्शन कमीशन जो है उसी का काम होता है कि वो नजर रखे कि कहीं इलेक्शंस के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज गलत स्टेप्स तो नहीं ले रही हैं, गलत काम तो नहीं कर रही हैं, गलत प्रैक्टिसेस में तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सब देखना भी इलेक्शन कमीशन का काम होता है। तो इलेक्शन कमीशन अपना रोल अच्छे से प्ले करे तो उससे क्या होगा कि हम लोग सही से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देख पाएंगे अपनी कंट्री में, सही से ये सारे चैलेंजेस को हम कोप अप कर पाएंगे। तो हम कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं? पहला रिफॉर्म है हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके हम इंटरनल इलेक्शंस को कंपलसरी कर दें, जिससे कि लीडर की पोजीशन हेरिडेटरी ना हो या सक्सेशन देखने को मिल रहा है वो ना हो। सेकंड, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उन्हें एंट्री ना दी जाए पॉलिटिकल पार्टी में। और थर्ड, स्टेट जो है उसे फंडिंग प्रोवाइड करनी है पॉलिटिकल पार्टीज को। लोग जो है वो भी अपना रोल प्ले करें, गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट वॉइस रेज करें। फिफ्थ, कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन जो है वो भी रूल्स को एनफोर्स करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने पे ध्यान दें। तो इससे क्या होगा, हम सारे चैलेंजेस को कोप अप कर सकते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में हमने डिफरेंट पार्टीज को डिस्कस किया, देखा कि ये पार्टीज कैसे चैलेंजेस फेस करती हैं, कैसे इन चैलेंजेस से हम बच सकते हैं, कैसे इनकी फंक्शनिंग में, पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग में हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो ये सब हमने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।